हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हम जानेंगे F5 बिग आईपी वर्नेबिलिटी के बारे में जिसे सीवी नंबर मिला है 2020-5902। ये वर्नेबिलिटी एक बहुत ही क्रिटिकल वर्नेबिलिटी है जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट यूज़र इंटरफेस जो कि बिग आईपी का होता है उसमें रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी मिली है इन अनडिस्क्लोज पेजेस। और आप यहाँ पे एक ट्वीट दे सकते हैं जो कि F5 नेटवर्क का है। F5 नेटवर्क एक कंपनी है जिसने बिग आईपी सॉफ्टवेयर बनाया है। तो इनके ट्वीट के हिसाब से जो इन्हें 3 जुलाई को किया था, तो इनने बोला था कि बिग आईपी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट यूज़र इंटरफेस है जिसे TMUI बोलते हैं, उसमें एक रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी है इन अनडिस्क्लोज पेज। और इसका एक्सप्लॉयटेशन हम इन डेप्थ अच्छे से देखेंगे, वो भी अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे। और जी हाँ, मैंने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के सर्वर में ये क्रिटिकल वर्नेबिलिटी फाइंड की थी। तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये CVE 2020-5902 वर्नेबिलिटी है क्या। और अगर आपने ये नंबर कभी देखा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो वर्नेबिलिटी निकलती है, 0 डे वर्नेबिलिटी जो कि वेब एप्लीकेशन में या फिर कोई सॉफ्टवेयर में होती है, तो उसे ये CVE नंबर मिलता है जो कि वर्नेबिलिटी की पहचान करता है, उसके बारे में उसकी डिटेल होती हैं। तो ये वर्नेबिलिटी बिग आईपी सर्वर में निकली है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसकी कंप्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ पे लिखा है F5 रिलीजेस अ क्रिटिकल रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी। तो ये क्रिटिकल रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी है। रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी वो होती हैं जिसमें एक अटैकर एक पीस ऑफ कोड, एक आर्बिट्री कमांड सेल की, वो एक्सिक्यूट कर सकता है सर्वर पे। इन शॉर्ट ऊपर ऊपर से समझो, अगर किसी वेब एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी है तो एक अटैकर फुल कंट्रोल पा सकता है। और ये रिलीज हुई थी 30 जून 2020 को। 30 जून जो मेरी बर्थ डेट है, इस दिन ये वर्नेबिलिटी निकली थी और इसने अफेक्ट किया था सेवरल वर्जन ऑफ बिग आईपी। तो बिग आईपी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है उसके वर्जन होते हैं, तो बिग आईपी के भी बहुत सारे वर्जन हैं जिनमें ये रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी निकली थी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वर्नेबिलिटी अलाउस अटैकर और एनी यूजर विद रिमोट एक्सेस टू द ट्रैफिक मैनेजमेंट यूजर इंटरफेस TMUI टू रिमोटली एक्सिक्यूट सिस्टम कमांड्स। तो जो मेन यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि इस वर्नेबिलिटी को कोई अथराइजेशन नहीं चाहिए, जिसका मतलब कि एक बंदा जिसके पास एक्सेस है TMUI ट्रैफिक मैनेजमेंट यूजर इंटरफेस, तो उस एड्रेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है बहुत ही इजीली एक अटैकर या फिर एक नॉर्मल यूजर। अब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है, बिग आईपी, तो बेसिकली ये एक टाइप का फायरवॉल है और इससे हम एक वेबसाइट के जो ट्रैफिक जा रहे हैं उन्हें हम मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर देता है F5 बिग आईपी सॉफ्टवेयर, और उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पेन टेस्टिंग क्लास है, ना कि डेवलपर क्लास। तो आप इसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये रिमोट कोड एक्सिक्यूशन और लोकल फाइल इंक्लूजन का एक वेरिएंट है। तो ना ही सिर्फ आप इस वर्नेबिलिटी से कोई रिमोट कोड एक्सिक्यूट कर सकते हैं, इससे आप कोई लोकल फाइल इंक्लूड भी कर सकते हैं। रिमोट कोड एक्सिक्यूशन का मतलब तो समझ में आता है कि एक अटैकर कोई भी रिमोट कोड, जैसे कि मैं अगर अपना कमांड प्रोम्प्ट खोल के लिखता हूँ हु एम आई, तो उसका रिजल्ट मेरे को दिख जाएगा। जैसे कि मैं अगर ls लिखूँ, cd लिखूँ, तो ये कोड है। अगर इसे मैं सर्वर पे एक्सिक्यूट कर पा रहा हूँ तो बेसिकली मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ सर्वर पे, ठीक है, कोई फाइल डिलीट करना, अपडेट करना, कुछ भी। और लोकल फाइल इंक्लूजन होता है जैसे कि कोई सिस्टम फाइल होती है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी और नॉर्मल बंदे को नहीं दिखनी चाहिए, वो इंटरनल फाइल होती है। जैसे कि लिनक्स में एक फाइल होती है /etc/passwd, इसके अंदर यूजर के हैश होते हैं, पासवर्ड होते हैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इस फाइल के कंटेंट को भी हम देख सकते हैं यूजिंग दिस वर्नेबिलिटी। और भी बहुत सारी क्रिटिकल फाइल होती हैं जैसे कि etc/host। और यहीं तक नहीं, जो बिग आईपी की लाइसेंस या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं इस वर्नेबिलिटी के जरिए। अब इसकी एक्सप्लॉइट की बात करें तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि मेनली ट्विटर है, वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइट शेयर किए थे, वहाँ से मैंने कलेक्ट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं इन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जो मैंने करली ब्रेसेस होस्ट लिखा है, यहाँ पे वर्नेबल आईपी या फिर डोमेन नेम आएगा, यहाँ पे सब डोमेन भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि TMUI जो इंटरफेस है वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है किसी पासवर्ड से तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते और एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम पेलोड को अगर अच्छे से ध्यान से देखें तो TMUI/login.jsp, तो TMUI एक फोल्डर था जिसके अंदर एक login.jsp फाइल थी। तो हमने यहाँ पे लिखा /./सेमीकोलन। अब आपको मालूम है, आप cd डॉट डॉट लिखते हैं अपने टर्मिनल में, क्या होता है, आप एक डायरेक्टरी पीछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है ./सेमीकोलन। आपको ये भी मालूम है एक सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। अगर आप कोई कमांड लिखते हैं और मल्टीपल कमांड एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो आप कमांड देते हैं, जैसे कि मान लो ls फिर सेमीकोलन, आप कोई और कमांड एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
डॉट डॉट को एंड किया है सेमीकोलन से। इससे हुआ ये कि हम एक डायरेक्टरी पीछे गए और उसके बाद हमने लिखा TMUI। तो यहाँ पे हम TMUI के अंदर गए, उसके अंदर एक फोल्डर है लोकल LB और लोकल LB के अंदर एक फोल्डर है वर्कस्पेस करके, और उसके अंदर अलग अलग फाइल हैं जैसे कि फाइल रीड डॉट JSP या फिर TMSH CMD.JSP। रिसर्चर ने ये पाया कि TMSH CMD.JSP ये एक गेट पैरामीटर लेता है जिसका नाम है कमांड, और इस कमांड से हम कोई भी आर्बिट्री कमांड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखी है लिस्ट प्लस ऑथ प्लस यूज़र प्लस एडमिन। तो इससे जो भी यूज़र हैं एडमिन के वो लिस्ट हो जाएंगे इस कमांड के जरिए। और दूसरा मैंने पेलोड लिख रखा है फाइल कैपिटल R read डॉट JSP क्वेश्चन मार्क कमांड इक्वल टू /etc/passwd। तो अगर आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और अगर आप टाइप कर देंगे cat/etc/password तो आपको कंटेंट दिख जाएगा आपके यूजर नेम पासवर्ड के, ठीक है। लेकिन वो हैश फॉर्म में होते हैं तो आपको क्लियर टेक्स्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे जैसे कि ऑथ प्रॉपर्टीज, तो हम ऑथ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं गेट टैब सेट फाइल रीड। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और पेलोड दे रखा है, आप बेसिकली कोई भी फाइल इंक्लूड कर सकते हैं जो कि सर्वर में है। जैसे कि /config के अंदर दो मेनली फाइल होती हैं जो कि एक अटैकर के काम की होती हैं, जैसे कि bigip.license bigip.config। तो इन्हें भी हम डंप कर सकते हैं इस एक्सप्लॉइट के जरिए। तो इस वीडियो में यूज करूंगा कर्ल का। कर्ल एक यूटिलिटी है जो कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आती है। आप इसे विंडोज में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो है रिक्वेस्ट मारने का। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कर्ल -SK, उसके बाद फिर आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा जैसे कि HTTP या फिर HTTPS :/ आप पूरा URL देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इस URL को हम कॉपी करके अपने ब्राउजर में भी पेस्ट कर सकते हो, और अगर ये वर्नेबल होगा इस पेलोड से हमें etc/password के कंटेंट मिल जाएंगे ब्राउजर में भी। लेकिन हम यहाँ पे कर्ल यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए। यहाँ पे हम पहले बेसिकली ये कमांड एक्सिक्यूट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। इसे मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि कर्ल बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है, और अगर आपको पाइथन आती है या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इसे ऑटोमेट कर सकते हैं बैश के साथ या फिर पाइथन के साथ। आप वर्नेबिलिटी फाइंड करने के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आगे आपको बताया है कि मैंने कैसे पाइथन का सॉफ्टवेयर बनाया। कुछ अलग सर्वर हैं जिससे मैंने फाइंड किया था इस वर्नेबिलिटी को। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि एक टारगेट लिस्ट लेगा, उसके बाद जो टारगेट है होस्ट या फिर आईपी की जगह पे रिप्लेस होते जाएंगे, और ये जो रिक्वेस्ट है यूजिंग कर्ल हम भेजते जाएंगे सर्वर को पर्टिकुलर आईपी पे या फिर होस्ट पे, और उसका रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे। पर्टिकुलर कीवर्ड को हम सर्च करेंगे, जैसे कि अगर आप etc/password का अगर हम रिजल्ट पा लेते हैं तो आपको जो कीवर्ड मिलेंगे वो है रूट या फिर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। तो इन शॉर्ट कर्ल बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका फुल डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये वाली कमांड देखेंगे -S -K, जहाँ पे -S का मतलब होता है साइलेंट। तो गुड न्यूज हमारे पास ये है कि यहाँ पे nmap की NSE स्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो जिन्हें मालूम नहीं है NSE स्क्रिप्ट क्या होता है, NSE स्टैंड फॉर nmap सर्च इंजन। तो nmap पे मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं बेसिक यूजेज के लिए। तो nmap एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम एनुमरेशन करते हैं बेसिकली नेटवर्क की, जिससे कि हम पोर्ट स्कैनिंग, वर्जन डिटेक्शन, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और nmap पे बहुत अच्छी चीज है वो है NSE, जिससे कि हम बेसिकली वर्नेबिलिटी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये कमांड एक्सिक्यूट करके जो कि है wget, तो wget एक लिनक्स यूटिलिटी है, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं किसी फाइल को। तो इस कमांड को अगर आप एक्सिक्यूट करेंगे तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे NSE स्क्रिप्ट को। और NSE स्क्रिप्ट जो काली या फिर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होती हैं usr/share/nmap/script, इस बात पे आपको सारी की सारी बाय डिफॉल्ट जो स्क्रिप्ट आती हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं nmap को, तो वो आप देख सकते हैं इस पाथ में जाके। इस फाइल को डाउनलोड करें इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि कैसा आपको रिजल्ट आएगा। आप लिखेंगे nmap, उसके बाद टारगेट IP या फिर डोमेन नेम, उसके बाद लिखेंगे -script इक्वल टू, फिर आप इस पर्टिकुलर फाइल का नाम देंगे जिसका एक्सटेंशन है .NSE, फिर आप देंगे -p जिसका मतलब है पोर्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे 443 या फिर 80। तो ये जो बिग आईपी सर्वर है जो कि बेसिकली एक वेब बेस्ड इंटरफेस आपको देता है, तो जिस भी आईपी में nmap को मिलेगा 443 या फिर 80 पोर्ट ओपन, जिसका मतलब है यहाँ पे HTTP या फिर HTTPS या फिर वेब सर्वर इनेबल है, उन्हीं को यहाँ पे टारगेट करेगा, जिससे कि यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन पे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन को देखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने दो टारगेट को फाइंड किया है जिनकी मैंने आईपी ब्लर कर रखी है। तो ये आईपी और इस आईपी को यहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट करूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने इस ब्राउजर को मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पे मैं ओपन करूंगा कमांडर को। और अगर आप लिनक्स में है तो आप टर्मिनल ओपन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल
-h। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में यहाँ पे कर्ल कन्फिगर है, जो कि मैंने कन्फिगर किया था। आप बहुत ही इजीली डाउनलोड करके कन्फिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया कर्ल -h। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ल फिर -v, जिसका मतलब होता है वर्बोस मोड, फिर -k, और उसके बाद यहाँ पे मैं पूरी की पूरी यूआरएल को कॉपी करूंगा। इस यूआरएल को फिर आपको कॉपी करके फिर पेस्ट करना है अपने टर्मिनल विंडो में, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे हम पेलोड लिखेंगे // सेमीकोलन // और यहाँ पे मैंने अपनी TXT फाइल में यहाँ पे पेलोड लिख रखा है, और यहाँ पे बस आपको ये कॉपी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कनेक्शन बनाने की कोशिश की। यहाँ पे आपको एक एरर मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वार्निंग इंक्लूड। ये बेसिकली एक PHP एरर है, यहाँ पे हमें कोई अनऑथराइजेशन एरर नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर हम डॉट डॉट करके बैक जाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये पूरा कंटेंट मिल गया है इस etc/password का। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को दोबारा एक्सिक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा etc/host। तो यहाँ पे दोबारा आया है हमें एरर। तो यहाँ पे बेसिकली होस्ट की स्पेलिंग HOSTS है। तो चलो छोड़ो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कमांड भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो चलो हम दूसरा टारगेट टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस यूआरएल को हम कॉपी करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम वही कमांड एक्सिक्यूट करेंगे, बट डिफरेंट IP होगी, जैसे कि कर्ल-v-k। उसके बाद इस लिंक को पेस्ट करेंगे, फिर हम पेलोड टाइप करेंगे, जो कि ये है फाइल रीड का। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं बैक जाके और यहाँ पे इस // को हटाऊंगा, और एंटर जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे दोबारा एरर आ रहा है हमें PHP का, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं कर पा रही इस फाइल को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डॉट डॉट लिखेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली इस फाइल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही सिंपल है इसका। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अब nmap का, और देखेंगे कि हम कैसे nmap से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे nmap लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं क्लियर करके wget लिखूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि wget भी मेरे सिस्टम में कन्फिगर है। तो यहाँ पे मैं नेविगेट करूंगा टूल की डायरेक्टरी को, जो कि मैंने क्रिएट की है, आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर मैंने nmap कन्फिगर कर रखा है, इसके अंदर आपको मिलेगी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ls कर दूँ, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी NSE स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, जो कि बाय डिफॉल्ट आती हैं nmap के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ls http-vuln-cve, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार दे दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी NSE स्क्रिप्ट HTTP इससे स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे लिस्ट कर जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है, जो कि मैंने डाउनलोड की थी। इसे मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे डाउनलोड करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे RM करके यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे wget, और इस लिंक को, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आपको इसे कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, और इस डायरेक्टरी में यह डाउनलोड होके सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ls, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल है इस डायरेक्टरी में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे nmap, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -p 443,80। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -script इक्वल टू, और उसके बाद हम लिखेंगे नाम, जो हमने स्क्रिप्ट अभी डाउनलोड की है। तो हमने स्क्रिप्ट डाउनलोड की थी, ये नेम बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, और इसका केस भी बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं IP लिखूंगा, जो कि वर्नेबल है इस अटैक से। मैंने इस IP को पहले स्कैन कर लिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसने हमें रिजल्ट शो कर दिया, और यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है, 443 ओपन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे HTTP सर्विस इनेबल है, HTTPS नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें डिटेक्ट करके नहीं दिया है कि यहाँ पे ये वर्नेबल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को दोबारा एक्सिक्यूट करता हूँ -vv करके, जैसे कि ये वर्बोस मोड में हमें रिजल्ट शो करेगी। तो यहाँ पे इसने स्कैन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोडेड 1 स्क्रिप्ट फॉर स्कैनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तो भी इसने हमें NSE स्क्रिप्ट का रिजल्ट शो नहीं किया है। इसका मतलब ये वर्नेबल नहीं है, राइट? नहीं दोस्तों, ये वर्नेबल है। मैंने यहाँ पे इसे मैनुअली टेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे nmap इसे फाइंड नहीं कर पाया। तो दोस्तों यही रीजन है कि यहाँ पे मैं मैनुअल को ज़्यादा प्रिविलेज देता हूँ इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग अ टारगेट यूजिंग nmap, क्योंकि nmap आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। तो अब हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं http-vuln दिखाऊं, और यहाँ पे इस फाइल को मैं लिस्ट करा देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर एंटर करूँ, तो यहाँ पे ये फाइल है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करूँगा टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ls की जगह यहाँ पे लिखूंगा vim, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, कमांड लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे पेलोड ये यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट यूज करके देखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं :wq से यहाँ पे सेव कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं वही कमांड दोबारा रन करूंगा, और देखूंगा कि अब ये डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे इसे रन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा इसने हमें रिजल्ट शो नहीं किया है।
और अब मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ETC फाइल का कंटेंट मिल गया है। तो इसलिए यहाँ पे आप अगर मैनुअली टारगेट को स्कैन करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि Nmap स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभार ये फेल हो जाती हैं वर्निबिलिटी डिटेक्शन में। तो यहाँ पे मैं इसे हटा के यहाँ पे अगर मैं SV लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस। यहाँ पे हमें सिर्फ वेब कंटेंट मिला है, यहाँ पे हेडर जो होते हैं उसे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है कर्ल के द्वारा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट से भी हम स्कैन कर सकते हैं। स्टूडेंट को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लिखेंगे python-m pip install स्टूडेंट, और अगर आप लिनक्स में है तो आपको लिखना है pip3 install स्टूडेंट, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे API की सेट करनी पड़ेगी, उसकी कमांड आप देख सकते हैं sudo init आपकी API की। और उसके बाद ये एक लंबी सी कमांड है जो कि आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं, और स्टूडेंट से आप सर्च कर सकते हैं वो आईपी जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है, और उन्हें आप उसके बाद डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। तो आपको ये कमांड एक्सिक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्रीमियम चाहिए होगा। तो ये कमांड मैं आपको तीनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास स्टूडेंट प्रीमियम है। लेकिन दोस्तों स्टूडेंट पे आपको गिने चुने ही टारगेट मिलेंगे, अप्रॉक्स आपको 8000 टारगेट मिलेंगे जो कि वर्नेबल थे इस वर्निबिलिटी से, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फिक्स भी हो गए। कुछ आपको तो भी मिल जाएंगे टारगेट यूजिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आईपी है जो कि अमेज़ॉन की है। तो यहाँ पे एक मैं आपको सिंपल सी POC दिखा रहा हूँ जिसपे मैंने अमेज़ॉन पे ये वर्निबिलिटी फाइंड की थी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी क्रिटिकल वर्निबिलिटी अमेज़ॉन जैसे सर्वर पे भी है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्निबिलिटी। तो यहाँ पे इसे मैं एक्सप्लॉइट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इस सर्वर को डैमेज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं एज ए POC जो यहाँ पे ETC पासवर्ड जो मैं फाइल है वो डंप करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम कमांड होगी। यहाँ पे IP लिखूंगा मैं, फिर /TMUI login.jsp, फिर उसके बाद //TMUI /localLB /workspace /file read.jsp। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा !, फाइल नेम इक्वल टू ETC /password। अब जैसे मैं इसे एंटर करूंगा मेरे को यहाँ पे इस फाइल के कंटेंट दिख जाएंगे, और ये एक रेस्ट्रिक्टेड फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक JSON आउटपुट मिला है, और यहाँ पे अगर मैं होस्ट लिखूं HOSTS और इसे एंटर करूं तो जहाँ पे होस्ट फाइल होती है उसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इस फाइल के हम कंटेंट देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट हमें आ गया इन दी फॉर्म ऑफ JSON। तो अब मैं यहाँ पे इस कमांड को दोबारा लिखूंगा config /bigip.license। इसे जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें लाइसेंस फाइल जो कि बिग IP की होती है उसे तक हमने एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बिग IP सिस्टम लाइसेंस फाइल। तो अब दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे मेरे को इसकी बाउंड्री कितनी मिली है, और यहाँ पे सबसे पहले बाउंड्री से पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी सीवियरिटी क्या है। तो HackerOne पे हमें जो सीवियरिटी मिलती है वर्निबिलिटी की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ CVSS स्कोर। CVSS एक स्कोर होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। यहाँ पे 1 से लेके 10 तक एक वर्निबिलिटी को नंबर दिया जाता है, जैसे कि 9.1, 9.2 या फिर 7.1 एसेट्रा एसेट्रा। तो इस वर्निबिलिटी को मिला है CVSS 10 स्कोर, मतलब इससे ज़्यादा कोई स्कोर दे ही नहीं सकता इस वर्निबिलिटी को। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्निबिलिटी है, और यहाँ पे मैंने इसे अमेज़ॉन पे ही नहीं, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के 4 जो सर्वर हैं उन पे भी ये वर्निबिलिटी पाई थी। लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे एक डुप्लीकेट मिला है। और अगर आपको मालूम नहीं है कि डुप्लीकेट क्या होता है, तो डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जो वर्निबिलिटी है वो पहले से पता है अमेज़ॉन की सिक्योरिटी टीम को, उसे रिपोर्ट कर दिया गया है मेरे से पहले किसी सिक्योरिटी रिसर्चर ने इसे रिपोर्ट कर दिया है। और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं, अगर आप इस वर्निबिलिटी को पा लेते हैं तो आपको आराम से 10K से 20K डॉलर मिल सकते हैं, जो कि INR में 7 से 14 लाख रुपए होते हैं। लेकिन दोस्तों इस वर्निबिलिटी को अगर आप फाइंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डुप्लीकेट मिले, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने टोटल 10 सर्वर में ये वर्निबिलिटी फाइंड की थी। तो जो 5 जो टारगेट है जिनमें मैंने वर्निबिलिटी फाइंड की थी वो मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं देती हैं, इसलिए मेरे को उन्हें रिपोर्ट करने का कुछ नहीं मिला है। और जो बाकी जो है वो जो 5 हैं उनमें से एक है अमेज़ॉन का और 4 है माइक्रोसॉफ्ट का। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप नए आए इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपको एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें देता रहता हूं, वो भी हिंदी में। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।